हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने oogenesis की प्रोसेस और मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस कर लिया था। दोनों टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है फर्टिलाइजेशन। देखिए, आपने पिछली प्रोसेस में ओव्यूलेशन में ये पढ़ा था कि जो सेकेंडरी oocyte सेल होती है वो कहाँ चली जाती है, रिलीज़ होकर ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में चली जाती है। फैलोपियन ट्यूब में जब ये जाती है तब क्या होता है, देखिए तब जब फैलोपियन ट्यूब में ये जाती है तो ये सेकेंडरी oocyte सेल है, इसके पास में एक छोटी सी पोलर बॉडी भी होती है। क्या होती है? एक छोटी सी पोलर बॉडी, और इसके चारों तरफ लेयर्स, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, फॉलिकल सेल्स। ठीक है, फॉलिकल सेल्स होती हैं, एक ये सेकेंडरी oocyte सेल होती है और एक छोटी पोलर बॉडी होती है, जैसे जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है जो किससे बनती है, प्राइमरी oocyte से। जब प्राइमरी, आप ये प्रोसेस पढ़ चुके हैं कि जब प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है तो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। उसके बाद हार्मोन्स की वजह से ये सेकेंडरी oocyte और इसके साथ जो पोलर बॉडी है और इसकी चारों तरफ जो कोशिकाएं हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है और कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में जब जाता है तब वहाँ पर जाकर क्या होता है, जब सेक्सुअल प्रोसेस होती है तो उसमें जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, वो इस फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। जब फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स आते हैं तो जो फैलोपियन ट्यूब में, देखिए फैलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म्स आते हैं तो वो एज इट इज़ अपनी ओरिजिनल कंडीशन में इस ओवम को भेद नहीं पाते, मतलब इस ओवम में एंटर नहीं कर सकते। इसमें एंटर करने के लिए इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। किसमें? स्पर्म में। जब चेंजेस होते हैं तो इन चेंजेस को ही क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन। क्या कहते हैं? कैपेसिटेशन। हिंदी में कहते हैं सामर्थ्य धारिता या फिर क्षमतायन, ये इसके नेम है। तो जो स्पर्म में चेंजेस होते हैं उसमें चेंज आने के लिए उस चेंजेस को कहते हैं कैपेसिटेशन, जिसमें लगभग 7 to 8 आवर्स का टाइम लग जाता है। फिर क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं वो चेंजेस क्या होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे स्पर्म्स होते हैं, देखिए ये है फर्टिलाइजेशन का ये प्रोसेस दिखाया है। तो इसमें मैंने आपको जैसे बताया, इसमें क्या होता है, अंदर सेकेंडरी oocyte होती है। ठीक है, सेकेंडरी मतलब ओवम भी कह सकते हैं इसे, सेकेंड, क्योंकि यही डेवलप होकर ओवम बन जाती है। तो इसके साथ ये छोटी पोलर बॉडी होती है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी जिसे बोलते हैं। तो जैसे ही स्पर्म इस और इसकी तरफ देखिए, बीच में ये सेकेंडरी oocyte है और ये फॉलिकल सेल्स हैं, ये लिखा है फॉलिकल सेल। इसके बीच में मैंने आपको बताया था कि ये जो लेयर होती है इसे बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। तो जैसे ही स्पर्म इसके टच में आता है, सारे स्पर्म अंदर नहीं जा सकते, इनमें से कोई एक ऐसा स्पर्म होता है जो अंदर जा पाएगा। लेकिन जाएगा कैसे वो देखेंगे। तो इसमें जो स्पर्म होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि स्पर्म के चारों तरफ एक लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और कुछ ग्लाइकोप्रोटीन का स्तर होता है। तो जब ये इसके पास आता है, ओवम के पास या सेकेंडरी oocyte कह लीजिए, इसके पास जब आता है तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है और ये मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वहाँ से हट जाती है थोड़ी सी। कहाँ से? जो इसका आगे वाला रीजन होता है, एक्रोसोम वाले रीजन से हट जाती है। मेम्ब्रेन जो होती है वो आगे से थोड़ी सी हट जाती है। और जब जैसे ही ये प्रोटीन जैसे ही हटेगी, वैसे ही ये जो होता है वो कोरोना रेडिएटर या ये जोना पेलुसिडा वाली लेयर को भेद कर अंदर एंटर कर जाता है। लेकिन ऐसा सारे शुक्राणु नहीं कर सकते, केवल इनमें से कोई एक ही होता है जो ऐसा
कर सकता है। ठीक है, तो ये शुक्राणु इस शुक्राणु में क्या होगा, जैसे ही वो मेम्ब्रेन आगे से हटेगी, हटते ही इसके एक्रोसोम वाले रीजन से, आगे वाले रीजन से एक्रोसिन नामक, मतलब एक्रोसिन एक एंजाइम होता है, वो रिलीज़ होता है। एक्रोसिन एंजाइम रिलीज़ होता है और जैसे ही रिलीज़ होता है ये जोना पेलुसिडा वाला जो लेयर है उसको भेद कर इसका न्यूक्लियस अंदर इस सेल में पहुंच जाता है, सेकेंडरी oocyte सेल में पहुंच जाता है। और जैसे ही ये न्यूक्लियस अंदर, स्पर्म जो होता है वो अंदर एंटर करता है, वैसे ही ये जो अंडक कोशिका होती है उसमें क्या होता है, जो सेकेंड मियोटिक डिवीज़न रुका हुआ होता है, जो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि प्राइमरी oocyte सेल जो होती है, प्राइमरी oocyte सेल जो होती है उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है, सेकेंडरी oocyte बनती है और एक पोलर बॉडी बन जाती है। पोलर बॉडी बनने के बाद जो जब सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होता है और सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में मेटाफेज स्टेज तक आ पाती है, तब ये डिवीज़न रुक जाता है। और जैसे ही रुकने के बाद ये क्या होता है, फिर मतलब फैलोपियन ट्यूब में ये पूरी जो सेल होती है ये चली जाती है फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में ये स्पर्म्स आए, स्पर्म का जैसे ही न्यूक्लियस इसके अंदर पहुंचते ही फिर जो मेटाफेज स्टेज में रुका हुआ डिवीज़न था वो कंप्लीट हो जाता है और पोलर बॉडी अलग हो जाती है और ये ओवम अलग हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? ओवम अलग हो जाता है और पोलर बॉडी अलग हो जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो बाकी के स्पर्म होते हैं वो इस प्रोटीन की लेयर के कारण चिपके तो रहते हैं लेकिन अंदर एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, अंदर एंटर वो नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, जैसे ही न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस अंदर एंटर करता है और फीमेल का न्यूक्लियस, मतलब इस सेकेंडरी oocyte या ओवम का न्यूक्लियस अंदर होता है, तो इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो बीच वाली लेयर पे, जो जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो बीच में अरेंज हो जाते हैं। तो जैसे ही बीच में अरेंज होते हैं वैसे ही क्या होता है, इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब थोड़ा ग्रो कर जाता है, तब इसे कहते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस। मेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है, इसे कहते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस। और इसका जो इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक मतलब बीच में अरेंज हो जाते हैं। और अब इस वाले केंद्रक को, यानी ये जो oocyte वाला केंद्रक है, इसको हम क्या कहने लगते हैं, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं इसको, मेल प्रोन्यूक्लियस, इसको फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों का केंद्रक जो होगा, ये वाला मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस, दोनों में फ्यूज़न होगा और फ्यूज़न के बाद आप लोगों को पता है क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, इस तरीके से जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। और एक बात और इसमें रह गई कि जैसे ही ये क्रोमोसोम एंटर, मतलब स्पर्म एंटर करेगा, वैसे ही बाकी जो क्रोमोसोम होंगे उनके लिए ये ऑटोमेटिक, मतलब जो अंडक कोशिका जो होती है वो कुछ एंजाइम रिलीज़ करने लगती है। रिलीज़ होने के बाद ये जो बाकी के क्रोमोसोम होते हैं ये इसे भेद नहीं पाते, और जैसे ये जो स्पर्म होता है जो इसके अंदर प्रवेश करता है, ये कौन से रीजन से करता है, एक्रोसोम रीजन से। एक्रोसोम से ही क्या रिलीज़ होता है, एक्रोसिन, जिसके कारण ये अंदर पहुंच पाता है। ठीक है, ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आप लोग देखिए एनिमेशन की किस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। देखिए ये बहुत सारे, मतलब कई संख्या में, बहुत सारी संख्या में स्पर्म्स जो होते हैं वो फीमेल की वजाइना में जाते हैं। फीमेल की वजाइना में जाने के बाद ये कहाँ तक जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक। ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। फिर जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो वापस आकर गर्भाशय में रोपित हो जाता है या इम्प्लांट हो जाता है। ये इतने मिलियंस ऑफ
स्पर्म्स जो होते हैं वो बहुत गति से सब एग तक जाते हैं। ठीक, देख लीजिए। इस तरीके से ये मूव करते रहते हैं बहुत। टेल जो होती है मूव करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, देखिए अब ये कहाँ तक पहुँच गए, ओवम तक। वो जो सेकेंडरी oocyte लेयर होती है, जो आपको येलो कलर की सेल्स दिख रही हैं, ये सारी सेल्स कौन सी, फॉलिकल सेल्स, और अंदर इसके क्या होगी, सेकेंडरी oocyte। इस तरीके से ये एंटर करने की कोशिश करते हैं सारे, लेकिन सारे नहीं हो पाते एंटर। इनमें से कोई एक पहले जो पहुंच जाता है वो अटैच हो जाता है सेकेंडरी oocyte या ज़ोना पेलुसिडा वाली लेयर से, और देखिए ये एंटर कर जाता है। इसकी आगे की मेम्ब्रेन हट जाती है, एक्रोसिन हार्मोन एक्रोसिन एंजाइम रिलीज होता है, और जिसके कारण ये अंडक कोशिका में एंटर कर जाता है, और बाकी सब बाहर रह जाते हैं। ये देखिए एक कोई आकर अंदर अंडक सेकेंडरी oocyte लेयर जो होती है वो उसमें मतलब अटैच हो जाती है और मिल जाती है, मिक्स हो जाती है। ये देखिए अंडक कोशिका से ये मिक्स हो गया, स्पर्म का जो न्यूक्लियस वगैरह था वो, बाकी सब ऐसे ही बाहर रह जाते हैं। कोई भी अंडक कोशिका तक प्रवेश नहीं कर सकते एक के होने का, क्योंकि अंडक कोशिका ये आपको ग्रीन कलर का जो दिख रहा है डॉट डॉट जैसे बाहर निकल रहे हैं, ये क्या है, ये भी एंजाइम्स हैं जो रिलीज कौन कर रहा है, अंडक कोशिका, जिसके कारण ये स्पर्म अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से ये बाहर रह जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अंदर जो फीमेल न्यूक्लियस था उसके जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम जो होते हैं वो बन जाते हैं और अरेंज हो जाते हैं, और उधर जो स्पर्म का न्यूक्लियस था वो भी देखिए बीच वाले पोर्शन पे ये अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस दोनों के दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं। कैसे होते हैं देखिए, ये मेल प्रोन्यूक्लियस, ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, उधर से ये छोटा वाला मेल प्रोन्यूक्लियस और एक फीमेल प्रोन्यूक्लियस, दोनों मिलकर फ्यूज़ हो जाते हैं, और दोनों के क्रोमोसोम मतलब जो, क्योंकि जो ओवम होता है और स्पर्म होते हैं दोनों हैप्लॉइड कोशिकाएं हैं, मतलब इनमें एक सेट पाया जाता है क्रोमोसोम का, और दोनों मिलकर डिप्लॉयड जाइगोट बना लेते हैं। इस तरह से जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद जाइगोट जो है वो गर्भाशय में जाकर इम्प्लांट हो जाता है, और फिर जो एम्ब्रियो डेवलप होता है फिर वो डेवलप होके प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।